Hello humanity, welcome back to my channel. It's Dr. Nandita Pokhriyal this side. Well, today we will be talking about stroke. As you all know, 29th October, that was yesterday, it was World Stroke Day. So what is stroke and how it's related to your health and why you should know about it is the main topic today. Okay. So we will be taking everything including what is stroke, what are the causes, then what are the risk factors, what is the pathophysiology, means what are the causes, mainly causes that leading to it, and simultaneously what are types of it, and what more is important for you, basically the treatment part, which I will be taking superficially because anyhow the doctor will be taking care of it. So let's start. Okay. So what is stroke? Basically we will be starting with stroke. You will see a figure where half portion of it will be impaired. So when the blood supply to the brain, it's basically related to brain. So for example, this is your brain matter. Okay. Sorry, my drawing is very bad, but चला लो. ओके. तो अगर आपका ये ब्रेन मैटर है और इसको किसी पोर्शन में, इसके किसी पार्ट में, ब्रेन मैटर के किसी पार्ट में अगर आपकी ब्लड सप्लाई बहुत कम है और वो या तो रुक रही है, प्रिवेंट हो रही है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, मतलब कि अगर ऐसे ब्लड सप्लाई जानी है और कोई चीज़ उसको रोक रही है, ब्लड सप्लाई जानी है और कोई चीज़ उसको रोक रही है या कुछ चीज़ उसको कम कर रही है, तो जितना ब्लड जाना चाहिए था उससे कम जा रहा है. ठीक है. तो ऐसा जब होता है कि आपका ब्लड सप्लाई रुकती है ब्रेन की, या कम हो जाती है, या कोई चीज़ उसको रोकती है, प्रिवेंट करती है ब्रेन में एंटर होने के लिए, तो हमारे ब्रेन सेल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है और वो मरने लग जाते हैं. जल्दी ही थोड़ी देर में वो मरने लग जाते हैं जब भी स्ट्रोक पड़ता है किसी को या ऐसी कंडीशन होती है. ठीक है. तो सबसे पहले जब ब्लड सप्लाई कम होती है, रेड्यूस होती है, जो मैंने बोला आपको, ऑब्स्ट्रक्ट होती है, ठीक है, तो कुछ भी कारण से रिड्यूस होती है, तो फिर आपको स्ट्रोक पड़ने के चांसेस होते हैं. ठीक है. देन कमिंग टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक. फर्स्टली टाइप क्या होते हैं, कितनी तरह का स्ट्रोक होता है. तो इतना मोटा मोटा समझिए कि अगर ब्रेन को ऑक्सीजन कम जाएगी तो इस्केमिक स्ट्रोक होगा. ठीक है. तो जब आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, कम्प्लीटली आर्टरी में ब्लॉक आ जाता है, कोई चीज़ आके यहाँ पे रुक जाती है, आर्टरी के रोक देती है, ठीक है, तो ब्लॉक आर्टरी होगी तो इस्केमिक स्ट्रोक होगा, जो कि सबसे ज़्यादा होता है लोगों को. और उसमें मेनली क्या होता है, जो आपका ब्लड वेसल है, आपकी रक्त धमनी है, या तो वो बहुत पतली हो जाती है, ठीक है, या फिर क्या होता है उसमें कुछ ना कुछ अटक जाता है आके, जो कि रोकता है ब्लड फ्लो को ब्रेन तक जाने के लिए, जिसको हम बाद में इस्केमिया बोलते हैं. ठीक है. तो या तो जो अटकेगा या तो वो फैट डिपॉजिट होगा. ठीक है. जो आर्टरी है उसके अंदर ही अंदर फैट डिपॉजिट होता जाता है, तो या तो फैट डिपॉजिट होगा या तो वो कोई ब्लड क्लॉट होगा. ठीक है. ब्लड क्लॉट हार्ट से भी ट्रैवल करते हैं या कहीं से भी ट्रैवल कर सकते हैं आपके ब्रेन में. ठीक है. तो ये हुआ आपका इस्केमिक स्ट्रोक, जिसमें कि कुछ ना कुछ चीज़ आपके ब्लड फ्लो को रोकती है. ठीक है. जैसे कि मैंने ये बनाया है कि रोक देगी, ब्लड फ्लो आगे नहीं जा पाएगा. ठीक है. सेकेंड टाइप है आपका लीक्ड आर्टरी. जब कोई आर्टरी फट जाती है तो उसमें से खून बाहर आता है. ठीक है. जब आर्टरी फटती है, ऑब्वियसली आप जैसे देखते होंगे कि प्रेशर अगर कहीं पे, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल पानी का पाइप लीजिए, उसमें कहीं पे कट लग जाता है तो वहाँ से पानी निकलना बाहर शुरू हो जाता है. सेम ऐसे ही जब आर्टरी फटती है तो वहाँ से ब्लड बाहर आना शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं आगे चल के हेमोरेगिक स्ट्रोक. ठीक है. इसको हम हेमोरेगिक स्ट्रोक कहते हैं. इसका कारण, आर्टरी के फटने का कारण क्या होता है? सबसे पहले होता है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर. आपका ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तो आपको ये कंडीशन आ सकती है. अगर एन्यूरिज्म है, आपकी आर्टरी है माना, पर ये वाली जो आपकी वॉल्स हैं, इनको वॉल्स कहा जाता है, दीवारें कहा जाता है. ठीक है. जो अगर आर्टरी ऐसे है, आर्टरी की इधर वाली जो स्पेसेस होती है उनको वॉल्स कहा जाता है. ठीक है. बीच में ब्लड होता है, दो वॉल्स के बीच में ब्लड होता है. ठीक है. अगर कहीं पे वीक एरिया होता है, ऐसा एरिया होता है जहाँ पे पाउच बन सकता है, जैसे ये अगर वीक एरिया तो यहाँ पे पाउच बन जाएगा. ठीक है. तो ये पाउच अगर फट जाए, अगर ये पाउच फट जाए कभी आगे चल के,
तो हम जो है देख सकते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक, फिर आता है ट्रॉमा, जैसे कि कार एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट्स में क्या होता है, जब हम कहीं एकदम से कोलाइड करते हैं तो हमारा ब्रेन मैटर पूरा आगे पीछे, ठीक है, लेफ्ट राइट मूव करता है। उस कंडीशन में हमारी आर्टरीज, वेन्स और हमारे बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं वो भी जो है मूव करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे ब्रेन मैटर में होता है, CSF होता है, ठीक है, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, साइनसेस होते हैं, सब कुछ आगे पीछे मूव करता है। और उस कंडीशन में अगर प्रेशर ज़्यादा पड़े तो आर्टरी रप्चर हो जाती है, फट जाती है और फिर हम हेमरेजिक स्ट्रोक देख सकते हैं। ठीक है, और अगर प्रोटीन डिपॉजिट होता है ब्लड वेसल में, अब मैंने जैसे आपको बताया कि ब्लड वेसल्स में ही अंदर अगर प्रोटीन डिपॉजिट होता रहे तो भी जो है आगे चल के हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। और जो होता है, अगर किसी को इस्केमिक स्ट्रोक है तो वो इस्केमिक स्ट्रोक आगे चल के हेमरेजिक स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली समझ में आया कि ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन को कम हुई, ठीक है, कम हुई, रुक गई, या जितनी जाना चाहिए थी उतनी नहीं गई, जिससे कि आपके ब्रेन का जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनकी डेथ होने लग जाती है। ठीक है, उनकी डेथ होती है, उसके बाद दो तरह से होती है, दो तरह से स्ट्रोक होता है जो आपको पता होना चाहिए। एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक जिसमें कि खून का स्राव कम होता है, दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक जिसमें कि खून बाहर आ जाता है, उसकी वजह से स्ट्रोक पड़ता है। ठीक, अब पता कैसे चलेगा, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। आपके सामने कोई व्यक्ति है जिसको अगर स्ट्रोक पड़ा है तो आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहली चीज, या तो साथ व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाएगा, या तो सडनली नमनेस हो जाएगी, ठीक है, या वीकनेस हो जाएगी, वो भी फेस की, आर्म की, लेग की, एक साइड की। ठीक है, एकदम से वो कमजोर महसूस करने लग जाएगा। ठीक है, वो भी एक तरफा बॉडी के पार्ट में, या तो फेस में होगा, ठीक है, या तो आर्म में होगा, या तो लेग्स में होगा। ठीक है, इस तरह से जाता है। पैरालिसिस आपको सबको फालिस बोलते हैं शायद, तो वो ऐसा पड़ता है। ठीक है, उसमें ऐसा दिखता है। सेकेंडली कंफ्यूजन, उस आदमी से आप अगर बात करेंगे तो उनको समझ नहीं आ पाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ना वो अपनी बात ढंग से रख पाएंगे और वो एकदम कंफ्यूज स्टेट में होंगे। ठीक है, वो एकदम डिसोरिएंटेड होंगे, कंफ्यूज स्टेट में होंगे, उनको विजुअल प्रॉब्लम्स होगी। जब अगर विजुअल प्रॉब्लम्स होती है तो या तो व्यक्ति को दिखता नहीं है, या तो उस तरफ की आंख से कम दिखता है, या तो उनको बिल्कुल ही नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन विजुअल पावर जो हम कहते हैं कि देखने की शक्ति, वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, बैलेंस अनकोऑर्डिनेटेड होता है। बैलेंस मतलब चलने का तरीका, जब वो व्यक्ति को आप चलने के लिए कहेंगे तो या तो वो उस तरफ को गिरने लग जाएंगे, या फिर जो है वो बिल्कुल ही नहीं चल पाएंगे उस तरफ से। ठीक है, तो ये होता है बैलेंस, जो कि अनकोऑर्डिनेटेड होता है, बहुत कम ढंग से वो चल पाते हैं या तो नहीं चल पाते हैं। फिर आता है हेडेक, जो कि बहुत सीवियर होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसमें कॉज नहीं पता चल पाता है कि क्यों हो रहा है उस समय। ठीक है, जब तक स्कैनिंग नहीं होती तब तक पता नहीं चल पाता है कि सर दर्द का कारण क्या है। ठीक, और लास्टली होता है, या तो व्यक्ति फेंट हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो चली जाएगी, मतलब वो बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, आपको अगर जानना है कि आपको, आपके सामने जो व्यक्ति है उनको अटैक पड़ा है, स्ट्रोक पड़ा है कि नहीं पड़ा है, ठीक है, उसके लिए आप ये चीज याद रखिए, फास्ट। ठीक है, एफ से फेस देखिए, उन व्यक्ति को स्माइल करने के लिए बोलिए, उस इंसान को स्माइल करने के लिए बोलिए, जिस तरफ पड़ा होगा उस तरफ की मसल्स ड्रूल होगी, नीचे की तरफ ड्रूल हो जाएंगी। ठीक है, और वहां का फेस आपको अनकोऑर्डिनेटेड दिखेगा, मसल्स क्योंकि वीक हो जाती हैं, इसलिए जो है जब वो व्यक्ति स्माइल करने की कोशिश करता है, एक तरफ जिधर अटैक पड़ा होता है उस तरफ का फेस नीचे को चला जाता है और दूसरा वाला नॉर्मल रहे। आर्म्स, दोनों हाथ ऐसे उठाने के लिए बोलिए, सर के ऊपर। ठीक है, सर के ऊपर उठाने के लिए बोलिए, जिस तरफ अटैक पड़ा होता है, मतलब स्ट्रोक पड़ा होता है, यहाँ पे मैं अटैक नॉर्मल में बोल रही हूँ, वर्ड स्ट्रोक है। ठीक है, तो स्ट्रोक पड़ा होता है, फॉलस पड़ा होता है, उस तरह का आर्म नीचे की तरफ जाने लग जाता है और दूसरा वाला ठीक रहता है। फिर आता है सिंपल फ्रेज। अब आप यहाँ उसको बोलिए, उन इंसान को बोलिए, व्यक्ति को बोलिए कि एक सिंपल लाइन बोलिए, अभी जैसे शाम के 7 बज रहे हैं, ठीक है, ऐसा बोलना है, या फिर मेरा नाम नंदिता है, या फिर चलो ये करते हैं, कुछ भी आपको जो सिंपल फ्रेज हो, क्या कर रहे हो, ठीक, सिंपल फ्रेज आपके हिसाब से वो उनको बोलने के लिए बोलिए। वो नहीं बोल पाएंगे या वो जो बोलेंगे वो आपको समझ नहीं आ पाएगा,
उनकी स्पीच अनकोऑर्डिनेटेड होगी, वो आपको नहीं समझ में आ पाएगी, उनको बहुत मुश्किल होगी। अगेन क्योंकि मसल्स वीक हो जाती हैं, ठीक है, नेक मसल्स और बोलने के लिए जो मसल्स यूज होती हैं वो सारी वीक हो जाती हैं। इस वजह से व्यक्ति जो बोल रहा होता है, स्पीच मसल्स जो होती हैं वो भी वीक हो जाती है, इसलिए वो जो बोल रहे होते हैं वो आपको नहीं समझ में आ सकता है, ठीक है। लास्टली अगर आपको ये FAS ये 3 चीजें अगर आपको दिखती हैं तो T से आता है आपका ट्रीटमेंट, जिसमें कि आपको इमरजेंसी कॉल करनी है और डॉक्टर को बताना है कि ऐसा ऐसा है और उस व्यक्ति को इमरजेंसी में फटाफट जाके ट्रीटमेंट करवाना होता है, ठीक है। फटाफट, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें आपको वेट नहीं करना है, फटाफट ले जाना है और उनको हॉस्पिटलाइज करना है, ठीक है। अब आते हैं हम रिस्क फैक्टर्स में कि ऐसे होता क्यों है और किस कारणवश होता है, ये चीज आती है रिस्क फैक्टर्स में। तो रिस्क फैक्टर्स जब हम बात करते हैं तो वो 2 पोर्शन में डिवाइड होते हैं। पहला होता है आपका लाइफस्टाइल, आपके जीने का तरीका, आप किस तरह से जी रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरा होता है मेडिकल। मेडिकल मतलब कि उनकी जो हिस्ट्रीज वगैरह है, उनको कोई अगर मेडिकल बीमारी है, ठीक है, इलनेस है कोई, तो वो आता है मेडिकल में। तो सबसे पहले बात करें लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में सबसे पहले आता है आपका वेट। आपका वेट एंड वेस्ट दोनों ही आपको मैनेज करना है। वेट आपको नॉर्मल होना चाहिए, वेस्ट आपको मेजर करते रहना चाहिए, क्योंकि जो आपका लाइफस्टाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका वेट मैनेज होना चाहिए। अगर वेट बढ़ता है तो वो इनवाइट करता है और बीमारियों को भी, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज वगैरह। सो आपको वेट मैनेज करके रखना है। फिजिकल इनएक्टिविटी सेकंड फैक्टर है। ऐसा मत करिए कि आप फिजिकली इनएक्टिव हो जाएं, ठीक है। जितना कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, उतना जरूरी है। फिजिकली इनएक्टिव होंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तो आपके ऑब्वियसली जो आपका फैट है वो फैट डिपॉजिट्स बढ़ेंगे। फैट डिपॉजिट्स बढ़ेंगे, फाइनली लीडिंग टू कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल फिर आगे चल के फिर से सेम वही प्रॉब्लम। इवन ये फैट डिपॉजिट्स इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं, फिर जो है आपको स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। तो फिजिकल इनएक्टिविटी, ड्रिंक एंड ड्रग्स, ठीक है। अल्कोहल बहुत बड़ा रीजन है स्ट्रोक कॉज करने का, क्योंकि वो बीपी बढ़ाता है। ड्रग्स जैसे कि कोकेन एंड मेफेटामीन, ये दोनों की दोनों ड्रग्स बहुत ज़्यादा अगर कोई इस्तेमाल करे तो सेम स्ट्रोक की कंडीशन हो जाती है। एंड टबैको अब्यूज, टबैको अब्यूज भी क्योंकि बीपी को रेज करता है, इसलिए ये खतरनाक है। ड्रिंक में कुछ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ लिकर ले सकते हैं, ठीक है, ब्लड थिनर के रूप में। लेकिन इस चीज़ पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर सजेस्ट भी होता है तो आपका डॉक्टर करेगा। ये मैं अपने फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती हूँ, ठीक है, अगर कुछ हो जाए। देन कमिंग टू आपका यहाँ पे लाइफस्टाइल में, अगर हाँ इनएक्टिविटी आ गया, अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता है तो आपको कितनी करनी है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। मेडिकल में हाई बीपी, अगर ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज कर जाता है 120/80 से ज़्यादा आपका अगर बीपी बढ़ जाता है तो इसमें जो है तो भी हाई मतलब बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि किसी का 130/80 हो जाए तो स्ट्रोक पड़ जाएगा, उसके लिए बीपी और बढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल आपका लेवल आप चेक कराएंगे, ब्लड टेस्ट जब आप कराते हैं तो आपको पता चल जाता है कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं, तो आप इस पर भी चेक रखिए। डायबिटीज़, इसके लिए भी ब्लड टेस्ट होता है, ये आप लोग घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ के लिए प्रिक टेस्ट होता है, वो करिए आप। उसमें आप जो है ब्लड की 1 ड्रॉप डालिए, ठीक है, शुगर चेक जो करके आती है मशीन उसमें, एंड उससे आप अपना शुगर लेवल मॉनिटर कर सकते हैं, खाने से पहले का भी, खाने से बाद का भी, ठीक है। हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज मतलब किसी को अगर हार्ट में, फैमिली में भी किसी को अगर रही हो कभी हार्ट डिजीज, उसको भी आपको पता होना चाहिए, जिसको भी फैमिली हिस्ट्री है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको है कोई हार्ट डिजीज तो भी आपको जो है थोड़ा अवेयर रहना जरूरी है, ठीक है। एंड स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया में क्या होता है, जो आदमी सो रहा होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं उसको, सो रहा होता है, सडनली उसको सांस आना बंद हो जाती है। फैक्टर्स हैं, ठीक है, एडिशनल फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं। एज मोर देन 55 ईयर्स जो होते हैं, 55 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र होती है, उन लोगों को ज़्यादा
देखा गया हुआ है कि इनको होता है बजाय यंगस्टर्स के, ठीक है। जो जिसकी एज 55 से कम है उसमें ये कम देखा गया है, जिनकी 55 से ज़्यादा है उनमें ज़्यादा देखा गया है। अब आता है जेंडर। जेंडर में मेल फीमेल्स दोनों में दिखता है। मेल्स में अगर होता है तो जो आपकी मरने की कैपेसिटी है वो थोड़ी कम होती है। फीमेल्स में ये ओल्ड एज में होता है, लेकिन जब होता है तो फिर वो डेथ में कम कर जाते हैं, वो मर जाते हैं, मतलब ऐसा देखा गया है, ठीक है। देन हार्मोन पिल्स, जो हार्मोन पिल्स में फीमेल्स होती हैं उनके लिए भी थोड़ा खतरा है, क्योंकि उनमें ईस्ट्रोजन कंसल्ट करके ही लीजिए। इवन इसमें रिस्क फैक्टर आजकल के हिसाब से कोविड-19 भी है, ठीक है। कोविड-19 को भी कहा जा रहा है और स्टडी भी किया जा रहा है कि ये कॉज कर सकता है स्ट्रोक, ठीक है। कोविड-19 स्ट्रोक कॉज कर सकता है, इसके ऊपर स्टडीज चल भी रही हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को स्ट्रोक पड़ रहा है कोविड-19 से इन्फेक्टेड होने के बाद, तो इसके ऊपर भी स्टडीज चल रही हैं, ठीक है। अभी आगे और भी करते हैं।